सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 27 रहने वाला है जीके पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 में। ठीक है, जल्दी से कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। ओके, वॉइस प्रॉपर ठीक होगी। जल्दी से अभी कैसा क्या माहौल है? गुड मॉर्निंग हर्ष, सबारनी, देवनाथ, चिराग, छवि, तनु, अर्जुन। जल्दी से अभी कैसा क्या माहौल है? अभी ठीक है ना? क्लियर है। सर सुना है वेंडर टीसीएस ही रहेगा इस पे। आज शाम को एक लाइव सेशन है, ठीक है, नॉर्मल बातचीत सेशन होगा और वो सेशन होगा हमारा कब रहेगा कब रहेगा कब रहेगा कब रहेगा कब रहेगा ये रहेगा आज रात। देखना ना भूलें, आज रात 9 बजे, ठीक है। 9 बजे रखें, कब रखें, क्योंकि क्लास होती है 6 से 7 इंग्लिश की। हाँ, तो ऐसा करते हैं, रात को 9 बजे रखते हैं, ठीक है। नॉर्मल बातचीत सेशन होगा जहाँ पर वेंडर और टेंडर की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। ओके। थंबनेल वाली लड़की कौन है सर? बेटा ये तो लड़का है, लड़की तो नहीं दिख रही। अच्छा, वो पीछे दिख रही है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी फोकस एक ही जगह रहती है ना, इसलिए। चलो। सर क्या केवल इन 30 लेक्चर को लें? ना ना, उन 30 लेक्चर्स को लें, इनको मत लो, ये तो ऐसे ही है। लेक्चर नंबर 27, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सीज, यानी इनमें से सबसे बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी क्या है? 12 बजे रात में। अच्छा, 9 से 10 डिनर टाइम होता है। वाह, क्या बात है। 9 से 10 जो है डिनर का टाइम होता है, तो इस टाइम पे ना रखा जाए, है ना। और 8 से 9 मेरा होता है, फिर 7 से 8 में किसी और का होता होगा, 6 से 7 सर की क्लास होती है। चलो, तो गैलेक्सी तो आई होप आप जानते होंगे गैलेक्सी क्या होती है। तो सोलर सिस्टम में हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, और उस गैलेक्सी में बहुत सारे, मतलब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम एक बड़ा पार्ट है, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, और उन गैलेक्सीज़ में बहुत सारे सोलर सिस्टम पाए जाते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी विच इन टर्न इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉस्मॉस बोलते हैं। और यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर जो थ्योरी दी गई थी वो कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग एक्सप्लोजन वाली थ्योरी थी, जो कि जॉर्ज लेमाइटर ने प्रपाउंड करी थी, दी थी, और कब दी थी आपको कॉमेंट में बताना है, ठीक। आंसर इसका NGC 6872 होगा। ये आपकी एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। NGC 6872, स्पाइरल का मतलब है कुछ स्पाइरल शेप में, ठीक है। इसको हम कॉन्डोर गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी कॉन्डोर गैलेक्सी, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है। प्लस जो सिग्नस होता है, सिग्नस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये कॉन्स्टिलेशन होता है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ये क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टिलेशन होता है, ठीक है, क्रॉस शेप का होता है। डब्ल्यू शेप का कौन सा होता है? कैसियोपिया होता है। क्रॉस शेप का कौन सा होता है? सिग्नस होता है। एंड एक चीज़ कि हमारी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो गैलेक्सी कौन सी है? वो है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी है ये। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे आपसे पूछता है कि सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है, इससे सबसे जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, ठीक है। एंड्रोमेडा सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करेंगे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके एवोल्यूशन को लेके कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं, तो उसको लेके नेबुलर लैप्लेस थ्योरी आई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी थ्योरी है? नेबुलर लैप्लेस थ्योरी, जो सबसे पहले प्रपाउंड करी थी किसने? 1755 में इमैनुअल कांत ने प्रपाउंड करी थी। बाद में उसको लैप्लेस ने फर्दर रिवाइज़ किया था, ठीक है। वॉइस बढ़ा दीजिए, वॉइस इतनी रह पाएगी, ठीक है। और तुम लोग जो है ना, कुछ लोग हैं जो हरकत से बाज आ जाएं, क्योंकि जैसे कि कल
इंग्लिश की क्लास हुई थी शाम को, ठीक है, और कुछ बफरिंग नहीं थी और कुछ लोगों ने स्पैम कर करके कि बफरिंग बफरिंग बफरिंग, वो क्लास को बंद करवा दिया, ठीक है, जबकि कोई बफरिंग नहीं थी। अब पता नहीं ये कोई मतलब जानबूझ के करवा रहा है कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ क्लासेस से इंग्लिश वाली क्लास में ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो भी हो। तो यस, नेबुला क्या होता है? नेबुला होता है आपका एक रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस होता है नेबुला। देन आते हैं अगला क्वेश्चन एंड दैट इज मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स आर फाउंड बिटवीन 35 डिग्री एंड डैश नॉर्थ एंड साउथ विच आर पोल वर्ड ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि मध्य अक्षांश रेगिस्तान यानी BW के 35 डिग्री और डैश उत्तर और दक्षिण के बीच पाए जाते हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। यही एकदम डिट्टो, ठीक है, एकदम यही डिट्टो NCERT से लाइन उठी हुई है, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था जो परमार ऑफिसर्स पे क्लास होती है CDS CAPF के लिए, तो वहाँ पर हम NCERT वाइज सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो वहाँ पे सीधे ये लाइन उठी हुई है डायरेक्ट, बिना किसी वर्ड चेंज हुए, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि जब हमने कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, अब ये मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि मैंने पढ़ा है कि नहीं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये कब दिया गया था? ये 1884 में दिया गया था, जो फर्दर जाके 1918 में रिवाइज हुआ था। ये एक तरह का एम्पेरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि जहाँ पर हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को बेस बना के अपने क्लाइमेट को, डिफरेंट रीजन्स को, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कोएपन जी ने क्या किया, कुछ हमें कीवर्ड्स दिए, कुछ कैपिटल लेटर्स और कुछ स्मॉल लेटर्स दिए, जैसे कि A, B, C, D, E ये कैपिटल लेटर्स दिए उन्होंने, और W, M, S, F ये इन्होंने स्मॉल लेटर्स दिए। जहाँ पर A का मतलब होता है ट्रॉपिकल, ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। C का मतलब होता है, B का मतलब होता है ड्राई, C का मतलब होता है वार्म टेम्परेट। ये सारी चीज़ें आप खुद से रिकॉल करो, ये मत कि अच्छा अच्छा आराम से बढ़िया टेक लगा के बैठे हुए हैं, मज़े आ रहे हैं एकदम, क्या मज़ा, क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर, एकदम क्या आवाज़ है, वाह मस्त। बेटा आवाज़ वगैरह देखो, जल्दी से थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बैठो और कॉपी पेन लेके बैठो, नोट करो उसको, ठीक है। D की अगर बात करेंगे तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। देन E हो जाएगा आपका एकदम टुंड्रा, मतलब इसमें भी दो होते हैं, आइस कैप और टुंड्रा, मतलब ये होता है एक्सट्रीम एकदम ठंडक की ठंडक का माहौल, एकदम बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का क्या कैसा क्या माहौल रहता है। तो टेम्परेचर में ध्यान रखना, टेम्परेचर में ध्यान रखना कि ये जो ट्रॉपिकल वाला होता है, यहाँ पे जो ठंडा, सबसे ठंडा महीना होता है, कोल्डेस्ट मंथ, ठीक है, कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर होता है वो, ये ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा, ठीक। यहाँ पे आ जाओ C में, यहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर होगा, CM का जो टेम्परेचर होगा वो जो कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा -3 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन कम होगा 18 डिग्री सेल्सियस से। 18 से ऊपर है तो ट्रॉपिकल है, ठीक है, 18 से नीचे है तो वार्म टेम्परेट है, लेकिन -3 से ऊपर होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर है सबसे ठंडे महीने का, इट इज़ लेस दैन -3 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ ऑल मंथ्स, ध्यान रखना कोल्डेस्ट मंथ नहीं, वो ऑल मंथ्स का, सभी महीनों का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा, ठीक। वहाँ कोल्डेस्ट, यहाँ ऑल मंथ। सर इसमें क्या है टेम्परेचर नहीं लिखे, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, दैट इज़ रेनफॉल हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, हेल हो सकता है, स्लीट हो सकता है। सर हेल स्लीट ये सब क्या होता है? तो पहली बार सुनना है बेटा। ओले गिरते हैं, ओले ओले उनको हेल बोलते हैं। छोटे छोटे ओले गिरते हैं वो स्लीट होते हैं। ठंडियों के टाइम पे जो गिरते हैं, जो इंडिया में तो ऐसे नहीं गिरते हैं, ठंडियों के टाइम पे ऐसे वो स्लीट होते हैं। हेल जो आपने देखा होगा अभी, जैसे कि बारिश वारिश होगी है ना, तो ओलावृष्टि होगी, वो हेल होते हैं। स्नो होता, स्नो क्या होता है? जो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, जो ये पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ़ गिरती है, जो कि ऐसे लगती नहीं। ओले गिरते हैं, चटपट लगते हैं कि नहीं लगते, लेकिन स्नो फ्लेक्स होते हैं वो नहीं लगते हैं, ठीक है। बड़ा एकदम रुई टाइप होता है माहौल, है ना। तो वो होता है, तो वो स्नो होता है आपका, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। तो ये बारिश के बेसिस पे, बाकी सब टेम्परेचर के बेसिस पे, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। ये जो हमारे स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं ना, WMSF, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है विंटर ड्राई, ठीक है। M का मतलब है मानसून,
ठीक है, एस का मतलब है समर ड्राई, समर ड्राई, और एफ का मतलब है फुल बारिश। मतलब फुल बारिश करके ऐसा नहीं होता है, लेकिन मतलब ये होता है कि बहुत हैवी अमाउंट ऑफ जब प्रेसिपिटेशन होता है तो उसको एफ से, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका मतलब हम याद करने के पर्पज़ से फुल बारिश कर लेते हैं। ठीक, अब है क्या कि अगर वो डेजर्ट है, यानी कि अगर ध्यान से सुनना बस, ठीक है, अगर वो डेजर्ट है तो हम कैपिटल डब्ल्यू का यूज़ करेंगे, और अगर वो स्टेपी है, ये स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल एस नहीं है। स्मॉल एस का मतलब समर ड्राई होता है, कैपिटल एस का मतलब होता है स्टेपी। स्टेपी का मतलब क्या होता है? स्टेपी आर द ग्रास लैंड ऑफ विच रीजन? बताओ जल्दी से। ग्रास लैंड और शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो मैं लिखवा चुका हूँ ना सारे, बताओ। ध्यान रखना, ये स्मॉल डब्ल्यू नहीं है, ना ही ये स्मॉल एस है, कैपिटल है। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब है जहाँ बारिश हो ही नहीं रही है। स्मॉल एस का मतलब है स्टेपी। स्टेपी का मतलब होता है थोड़ी बारिश हो रही है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि भाई थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बस बहुत ही लो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है, लेकिन है। ठीक है, डेजर्ट के जितना सूखा भी नहीं है और ट्रॉपिकल के जितना गीला भी नहीं है, ग्रास लैंड टाइप है। स्टेपी कहाँ के ग्रास लैंड होते हैं? स्टेपी ग्रास लैंड होते हैं आपके यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो रीजन है वहाँ पे। प्रेरी कहाँ के होते हैं? मैंने पढ़ाया ना। लो वॉइस है, अभी ठीक हो गई होगी अगर लो थी ज़्यादा तो। ठीक है, यूरेशिया। सर क्या टीसीएस ही पेपर लेगी क्या? अरे भाई आज रात को 9 बजे होगा सेशन, ठीक है, इस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रेरी कहाँ का होता है? मैंने लिखवाया होगा, प्रेरी यूएसए, वीड इंडीज ऑफ द वर्ल्ड, स्टेपी यूरेशिया रीजन, पंपास अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कंपोस, लानोस वेनेजुएला का है, और थानोस कहाँ का ये बताओ तो। ठीक है, सो फेल्ट जो है, फेल्ट यानी जिसको वेल्ड करके लिखते हैं, वो साउथ अफ्रीका का है, पुश्ताज हंगरी का है, और बस। ठीक है, तो ये सारे हमारे और सवाना कहाँ का है? सवाना है आपका ग्रासलैंड अफ्रीका का। जो भी ग्रासलैंड होगा, जैसे सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड है, तो उसका मतलब पता है क्या? ग्रासलैंड वही होगा जहाँ पे बहुत बारिश नहीं होती। बहुत बारिश होती तो ग्रास लैंड थोड़ी ना होता, घास का मैदान थोड़ी ना होता, फिर तो पेड़ों का मैदान होता, वो जंगल होता वो तो फिर। और अगर बिल्कुल बारिश ना होता तो रेगिस्तान होता, समझे बात को। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये जो स्मॉल के है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिड लैटिट्यूड को। अगर इसी जगह में जैसे ये बी डब्ल्यू के लिखा है तो इसको पता है क्या बोलते हैं? मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। इसको क्या बोलेंगे? अगर मैं इस तरह से लिख दूँ एस बी एस के, ठीक है, तो इसका मतलब होगा मिड लैटिट्यूड स्टेपी, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपी। अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, बी नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, बी डब्ल्यू एच और बी एस एच, ठीक है, तो इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब होगा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। समझना इस बात को, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। भाई डेजर्ट है, देखो यार एक बात तुम समझना, हमने तुमको अभी तक सिर्फ यही पढ़ाया था, ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि स्मॉल के स्मॉल एच। वैसे तुम्हारा काम इतने में ही हो जाना है। अभी तक जो भी एसएससी ने सवाल पूछे हैं, चाहे वो इस बार के सीजीएल मेंस में ही क्यों ना पूछा हो, वो इससे हो गया था, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था और इस बार भी आपको पढ़ा। लेकिन इस बार थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार तो ये सवाल आया है, देख रहे हो सीजीएल 2023 में आ रखा है, ठीक है। भले ये सवाल के लिए आपको स्मॉल के स्मॉल एच ये सब नहीं पता होता तो भी काम चल जाता, कारण उसने यहाँ पर लिख दिया मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। और जब हम बात करते हैं मिड लैटिट्यूड का तो उसका मतलब होता है 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का जो लैटिट्यूड होता है। तो इसमें ये इसने बहुत बड़ी हिंट दे दी थी हमें कुछ कोयपन का अगर ज्ञान ना भी होता तो भी हम कर लेते, क्योंकि मिड लैटिट्यूड का मतलब होता है 35 से लगभग 60 आप बोल सकते हो, ठीक है, 35 से 60 लगभग। देन इसके ऊपर चले जाएंगे, देन अगर इसके ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर चले जाएंगे तो हमारा हाई लैटिट्यूड में आ जाते हैं वो हम, ठीक है। ये है हमारे मिड लैटिट्यूड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसी एक्स्ट्रा इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन है वो ऊपर से, हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा है तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि टच कर सकता है। तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, और ये होगा आपका क्या? ये होगा सब ट्रॉपिकल स्टेपी, ठीक है, सब ट्रॉपिकल स्टेपी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर है? तुक्का सही किया, वाह। सर बफर कर रहा है, अगर बेटा ना किया ना, अगर किसी ने बोला बफर कर रहा है और अगर वो नहीं कर रहा होगा तो मैं सीधा ब्लॉक मारूंगा, ध्यान रखना ये चीज़ को, ठीक है, हाँ क्लियर। चलिए भाई, तो 35 से लेके 60 तक होगा। 35 से लेके 40 क्यों नहीं होगा भाई? 35 से 40 आप सोचो कितना नैरो ब्रैकेट है यार। 35 से 40 5 डिग्री लैटिट्यूड में बहुत नैरो होता है भाई, वो बहुत नैरो होता है।
उसी में तुमको डेजर्ट वेजर्ट मिल जाएंगे क्या? चलो डेजर्ट वेजर्ट दिखा देते हैं, ठीक है। नहीं, कुछ लोग हमने देखा रो रहे थे कि लो सर डेजर्ट नहीं दिखा रहे हैं। डेजर्ट देख लो, ये सारा डेजर्ट है। सबसे विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है ना, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कालाहारी है, और ये नामीब रहा, ठीक। ये टकला मकान है चाइना में, ये गोबी डेजर्ट है, ठीक है। जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था ना, तो मतलब ऐसे पूछा था ऐसा, तो मैंने बताया था कि भी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हो? जीके पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हो? तो तब तो मतलब एसएससी के लिए नहीं पढ़ाते थे, तब तो ऐसे नॉर्मल जो जैसे एयरफोर्स वगैरह इसके लिए, तो उसी टाइप का सवाल पूछे थे, बताओ टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे? भाई बता तो दिया था ना चाइना, लेकिन फिर भी मुझे डाउट हो रहा था, भाई यार चाइना में ही तो है ना, इधर उधर तो नहीं गया, चला गया। ठीक है, तो टकला मकान मेनली आपका चाइना में है। गोबी आपका नदर्न पार्ट ऑफ चाइना एंड सदर्न मंगोलिया में है। एंड आर्कटिक ये रहा, ये आपका, ये तो खैर डेजर्ट वेजर्ट ये सब नहीं याद करना। मोजावे सोनोरन, ठीक है, मोजावे सोनोरन आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में है। देन एटाकामा वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है, इट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन यहाँ पर आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि ये गिब्सन डेजर्ट है, ये गिब्सन, ठीक है। अब आप एक चीज़ को नोटिस करोगे कि ज़्यादातर जो हैं आपके डेजर्ट, ये शायद मैंने बात कही भी होगी आपसे, कि वेस्टर्न साइड में दिख रहे हैं आपको, वेस्टर्न साइड में दिख रहे हैं, वेस्टर्न साइड में दिख रहे हैं, वेस्टर्न साइड में दिख रहे हैं। कारण उसका दो है, एक तो जो यहाँ पर ईस्टर्लीज ब्लो होती हैं, जो यहाँ पर ईस्टर्लीज, एक सेकेंड, जो अब हमें ये चीज़ पता है कि भाई ईस्टर्लीज इस तरह से ब्लो होती हैं, ठीक है, इस तरह से जो ईस्टर्लीज ब्लो होती हैं, तो क्या करती हैं वो पानी यहाँ लेके तो आती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पानी क्या करती हैं, वो पानी लेके तो आती हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश कर देती हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये कि यहाँ पर वेस्टर्न साइड में हमें ठंडा कोल्ड ओशन करंट देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से हवा ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा बारिश नहीं कर पाती है। ये है आपका पेरू करंट, या जिसको हम्बोल्ट करंट बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, कौन सा? कैलिफोर्निया करंट, जो कि कोल्ड करंट है, ठीक है। वैसे तो यहाँ अलास्का है, वो वार्म करंट है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही कैलिफोर्निया। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है कैनरी। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे बेंगुला। अच्छा, यहाँ पर कौन है ज़रा बताओ जल्दी, यहाँ से यहाँ पे कौन सा करंट है? यहाँ पे आपका जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन करंट होगा, जो कि सॉरी हाँ, जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे ब्लो करेगा, जो कि आपका एक कोल्ड ओशन करंट है। कोल्ड ओशन करंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो कि ओयाशियो, ठीक है। ओयाशियो आता है ऊपर से, क्योंकि ठंडा करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और यानी कि पोल से इक्वेटर, और गर्म करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ठंडा पानी यहाँ पे होगा पोल्स में, तो ठंडा करंट पोल से इक्वेटर में आएगा। गर्म पानी यहाँ होगा, तो गर्म पानी यानी कि जो वार्म करंट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, वो ओयाशियो है, और ये क्यूरोशियो होगा, ये क्यूरोशियो होगा। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक? मोजावे सोनरन आप समझ गए। ये है आपका अगोलास, यहाँ पर होगा अगोलास, यहाँ से जाएगा गल्फ स्ट्रीम, गर्म करंट है ये गल्फ स्ट्रीम। यहाँ से आएगा लैब्राडोर, कुत्ता नहीं है, करंट है ये, ठीक है। तो ओशन करंट दोनों जहाँ मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई भी वार्म और कोल्ड मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे ये न्यू फाउंडलैंड नामक जगह कनाडा में पड़ती है, वहाँ पर ही लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का मिलन होता है। ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान ओयाशी और क्यूरोशियो का मिलन होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? इनमें से कौन सा माउंटेन, नहीं माउंटेन पास, ठीक है, इनमें से कौन सा जो दर्रा है, दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है, पास होता है माउंटेन को क्रॉस करने का एक रास्ता, ठीक है। तो नाथुला, बारालाचला, बोमडीला, मांगशा धुर्रा पास, कौन सा है इसमें, कौन सा है? तो देखते हैं अभी कौन कौन से पासेस कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ठीक। अब यहाँ पर आओ ऊपर सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो JNK वाला रीजन है, JNK और लद्दाख वाला, तो यहाँ एक मिंटका पास तुम्हें दिखेगा, ये याद करना है, मिंटका। अघिल पास याद करना है, ठीक है। पेंसिला देख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। देन वेस्टर्न साइड में आओ, ये तो हो गए थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, इनको भी पता होना चाहिए। देन आते हैं ये मक्खी क्यों बैठी हुई भाई मैप में, हटो, POK वाले क्षेत्र में मक्खी बैठ रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, खरदुंगला, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल पास, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है क्या कि जो बनिहाल है और जो पीर पंजाल है, ये कनेक्ट करते हैं यहाँ पे जम्मू को, कनेक्ट करते हैं से श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। जम्मू को श्रीनगर से कौन कनेक्ट कर रहा है? बनिहाल और पीर पंजाल, ठीक है।
देन फिर हम ऊपर आएंगे, ये है आपका बुर्जिल। बुर्जिल क्या करता है, श्रीनगर से आपको गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में जाना है, नहीं जो पीओके वाला क्षेत्र है, तो बुर्जिल पास का यूज़ होता है। देन अगर हम बात करें जोजिला, जोजिला ये है जोजिला। जोजिला का तब यूज़ किया जाता है जब श्रीनगर से हमें लेह को जाना हो, तब यूज़ किया जाता है जोजिला का, ये आपको याद रखना है। देन आप हिमाचल प्रदेश में आते हो, तो हिमाचल प्रदेश में एक बारालाचला दर्रा है। बारालाचला जो कनेक्ट कर, जो बारालाचला पास से जो रिवर निकलती है वो कौन सी है, रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था। ये है आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। रोहतांग किसको कनेक्ट कर रहा है, मनाली को लाहौल स्पीति वैली से। यहाँ है मनाली और यहाँ है लाहौल स्पीति वैली, ठीक है। मनाली को लाहौल स्पीति वैली से, घाटी से कनेक्ट कर रहा है। देन बारालाचला क्या कर रहा है, लाहौल स्पीति से तुमको अब ले जाना है, तो तुम बारालाचला का यूज़ करोगे, ठीक है। तो बारालाचला जो पास है, बारालाचला जो दर्रा है, यहाँ से आपका बारालाचला, ठीक है। तो चा से चेनाब, चेनाब को और किस नाम से जानते हैं, अगर हम देखें वैदिक नाम तो अस्किनी है। देन रोहतांग पास जो किसको कनेक्ट करता है तो मैंने बता दिया है। और रोहतांग से रिवर कौन से निकलती है, तो दो रिवर निकलती हैं, एक तो रावी निकलती है और एक ब्यास भी निकलती है। रावी यानी पुरुषनी, ब्यास यानी बिपाशा। रावी आपकी एक ऐसी ट्रांस बाउंड्री रिवर है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। देन ब्यास एक ऐसी ट्रिब्यूटरी इंडस की जो पाकिस्तान में फ्लो नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे बेवकूफ़ लोग रहते हैं, ठीक है। और वो कनेक्ट करती है कहाँ पे, हरिके नाम की जगह, हरिके पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे सतलज को ज्वाइन कर लेती है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है शिपकी ला पास, ठीक है। यहाँ पर जो शिपकी ला पास है, यहाँ से एंटर करती है आपकी सतलज रिवर, ठीक है। यहाँ पर एंटर करती है सतलज, जिसको शतुद्री के नाम से जानते हैं। निकलती कहाँ से सतलज, ये निकलती है राकस ताल या राकस लेक से, राक्षस लेक से जिसको बोलते हैं। लेक मानसरोवर के पास पड़ता है, जहाँ से इंडस रिवर निकलती है, उसके जस्ट नीचे से ही निकलती है। सतलज सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है वो आप बताएंगे। तो यहाँ पर हमने दो के देख लिए हैं, अभी उत्तराखंड पे भी आते हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से, उत्तराखंड में आपको नीति, माना, लिपुलेख, क्या हो गया भाई, ठीक है। तो नीति, माना, लिपुलेख यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्या होगा भाई, यहाँ से क्या रहता, नीति, लिपुलेख और माना पास और मांगशाधुरा, ठीक है। बस चार याद रखना है, नीति, माना, लिपुलेख और मांगशाधुरा। जो लिपुलेख है आप बड़े ध्यान से देखो, ये ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन का मतलब है कि तीन देशों का मिलन जहाँ पे हो रहा है, एक तो इंडिया, साबजी और ये चुंगजी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का मिलन हो रहा है और ये है हमारा ट्राई जंक्शन पे। देन आते हैं ये सिक्किम। सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला, जो ध्यान रखना है हमें, नाथुला जेलेपला, ठीक है। अगर हम देखें तो ये भी ट्राई जंक्शन में ही है कुछ कुछ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा भूटान है ना, ये हमारा प्यारा भूटान है, ठीक है। और भूटान जो है, भूटान काफ़ी अच्छा देश है, ठीक है। तो भूटान जो है, ये भूटान है, ये इंडिया है अपना, और ये चाइना है। तो यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे ये भी है। तो नाथुला जेवलेपला याद करना है। देन अरुणाचल में आते हैं। अरुणाचल में आपको देखने को मिलेगा बूमला, बूमडिला, दो भाई हैं। ये बोमडिला यहाँ है और यहाँ बूमला है, तो बूमला, बोमडिला, ठीक है। बूमला, ला का मतलब होता है पास तिब्बतन लैंग्वेज में, ठीक है। तो बूमला, बूमडिला। यंग यप, ठीक है। दिहांग, दिहांग एक रिवर भी थी, दिहांग एक रिवर भी थी। और कौन सी रिवर थी वो, किसकी ट्रिब्यूटरी थी, दिहांग, जल्दी से बताओ, दिहांग किसकी ट्रिब्यूटरी थी। देन यहाँ पे है आपका, यहाँ पर है आपका दीफर या दीफू पास। दीफू पास ट्राई जंक्शन पे है, किसके ट्राई जंक्शन, ये चाइना या म्यांमार जिसका एंशिएंट नेम बताओ, और ये इंडिया। तो दीफू ट्राई जंक्शन पे है, बस इतना याद रखना है। और दिहांग बेटा किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ब्रह्मपुत्रा को ही दिहांग बोलते हैं। दिबांग है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, जो लोग लिख रहे हैं ना ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, बेटा वो दिबांग है, ठीक है। हाँ, राखी ने सही बताया, ब्रह्मपुत्रा खुद है। LOC, LAC में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC है पाकिस्तान के साथ, LAC है चाइना के साथ, ठीक है। मास्टर साहब का हाल बा, मास्टर साहब का हाल बा, स्पिरिचुअल एनर्जी बेटा, स्पिरिचुअल एनर्जी फैला के का हाल बा कर रहे हो क्यों। तो नाथुला कहाँ है, नाथुला सिक्किम में है। बारालाचला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बूमला, बूमडिला दो भाई कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में। मांगशाधुरा होगा, ठीक है। साउथ इंडिया में भी पासेज हैं क्या, बिल्कुल, माउंटेन होगा तो पास तो होगा। तो कौन कौन से हैं, वहाँ पे है थाल घाट, वहाँ पे है भोर घाट, और वहाँ पे और है पाल घाट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, थाल घाट किसको किससे कनेक्ट करता है, मुंबई को। अब भोर का मतलब होता है सुबह, भोर का मतलब सुबह ही होता है ना, तो ये कनेक्ट करेगा मुंबई को
पुणे से, ठीक है। और ये कनेक्ट करेगा नासिक। भोर का मतलब सुबह 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 हम काम पे जाते हैं, ठीक। देन अगर बात करेंगे पाल घाट, तो पाल घाट किसको कनेक्ट करता है? ये नीलगिरी को, नीलगिरी को किससे कनेक्ट करने का काम करता है? ये अनामलाई से कनेक्ट करता है। अनामलाई वही है हिल जहाँ पर अनाई मुडी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है, जो कि हाईएस्ट पीक है पूरे ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की बल्कि पूरे साउथ इंडिया की। नीलगिरी वही है हिल है जहाँ पर दौड़ा बेटा है, जो कि अच्छा अनाई मुडी कहाँ है? अनाई मुडी केरला में है। दौड़ा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में। जो ऊटी हिल स्टेशन है वो वहीं पड़ता है, ऊटी हिल स्टेशन, ठीक है। तो जो दौड़ा बेटा है वो नीलगिरी में सिचुएटेड है, जो ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की सेकेंड हाईएस्ट पीक है बल्कि पूरे हमारे साउथ इंडिया की भी सेकेंड हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर, याद है ना सब। 2695 है अनाई मुडी की, और जो दौड़ा बेटा है उसके 2637 है, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा सही से परिभाषित करेगा ग्रीन रेवोल्यूशन को? ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। देन ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मुझे जल्दी से बताइए, मैंने बताया कि नहीं। ये सवाल इसलिए मैंने रखा है क्योंकि कल किसी ने बोला था रखा नहीं है क्वेश्चन, जबकि मतलब पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन जितना मुझे याद है मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो एक बार मुझे कंफर्म करो तो उसी हिसाब से मैं फिर आपको चीज़ें बताऊँ, क्योंकि जितना मुझे याद है तो मैंने आपको बता रखी हैं चीज़ें ये ग्रीन रेवोल्यूशन के संबंध में। देन ग्रीन रेवोल्यूशन सर मैप में जो इंपॉर्टेंट है उसे सर्कल कर दो प्लीज़। ओके, फिर स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। हटा के मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे याद करने आपको, है ना, ये वाले। चिंता मत करो, फैट मैन में सब आपको मिलेगा, ठीक है, अच्छे से बना होगा। और यहाँ पर आपको मिंटिका अघिल और पेंसिला, ठीक है। यहीं पे उमलिंग ला भी है, यहीं पे है नहीं, मतलब बनाया नहीं रखा है इन्होंने। यहीं पे उमलिंग ला भी है जहाँ पर हाईएस्ट मोटरेबल पास है। यस नो, यस नो कैसे हो सकता है? हैं? नहीं हुआ है। नो नो नो, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। सर केमिस्ट्री का भी लेक्चर हो खे छाही प्लीज़ सर कुछ कारी, क्या लिख रहे हो भाई? होखे के कहाँ की भाषा है ये? उमलिंग ला। और यहाँ पे आपको मांगशाधुरा दिख रहा है, माना दिख रहा है, नीति दिख रहा है, लिपुलेख, ये चार देख याद करने उत्तराखंड में, ठीक है। और नाथुला जिलेपला दो ही लिखे, दो ही याद करने हैं। बूमला यहाँ लिखा नहीं है तो बूमला आपको याद करना है, बूमला बूमडीला। यंग यप दिहांग, ये दीफू है, दीफू, बस, ठीक है। चलो, तो ये सवाल है। तो अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया नहीं है? तुम लोग से कुछ भी बस पूछ भर लो कि पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। अरे नहीं, ये कहाँ पढ़ाया है, ये तो पढ़ाया ही नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें, जो टर्म है ये किसने दिया था? ये विलियम गाउड ने टर्म दिया था ये, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति लानी क्यों पड़ी थी? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो नॉर्मन बोरलॉ इसको लेके आए थे कहाँ पर? नॉर्मन बोरलॉ इसको लेके आए थे वेस्ट में, कहाँ पर? यूएसए और जो बाकी की लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जैसे मेक्सिको हो गया और बाकी की लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। तो जैसे कि मेक्सिको है, जैसे कि आपका ये यूएसए है, ठीक है, यूएसए है, नीचे मेक्सिको है, ऊपर कनाडा है। तो इसके नीचे बीच में जो वो वेस्ट इंडीज़ वगैरह जो देश है ना, वो सब आते हैं इसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। हॉन्डुरस हो गया, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आए थे नॉर्मन बोरलॉ, और इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था 1970 में, 1970 में, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते ही, ठीक। इंडिया में जब हम बात करते हैं तो इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन, जिनकी रिसेंट में ही डेथ हुई थी और इनको रिसेंट में ही भारत रत्न पोस्थुमसली अवार्ड किया गया था। एम एस स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आए, और इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो 2 फेजेज़ में। तो इंडिया में जो फादर बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो इन्हीं को बोलते हैं, वर्ल्ड में इनको बोलते हैं। तो इंडिया में 2 फेजेज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था, एक मिड 1960s से मिड 1970s और एक मिड 1970s से मिड 1980s। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 2 फेजेज़ में लाया गया था। पहले में तो ये था कि भाई जो एफ्लुएंट स्टेट हैं, वेल्दी स्टेट हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे जहाँ पे जो किसान हैं वो हाई कैपिटल अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बिना हाई कैपिटल यानी कि बिना पूंजी के तो जो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, महंगे महंगे बीज हैं, वो तो ख़रीदे नहीं जा सकते हैं। तो फिर इसीलिए इसको इन रीजन्स में लाया गया था। 2 जैसे पंजाब की बात हम करें तो ये कोई ऐसा नहीं कि वाटर सरप्लस रीजन है तो भाई इसके लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए
एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी क्यों लाया गया था इसको यहाँ पे? इसलिए लाया गया था बिकॉज यहाँ पे लोग खरीद सकते थे, वो इनपुट दे सकते थे वो, ठीक है। और फिर बाद में हमें होश आया कि यार नहीं, इसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इसको सस्टेनेबल तरीके से ले जाना चाहिए और उसको बाकी स्टेट में फैलाना चाहिए। तो सेकंड फेज़ में हमारा था कि भाई अब हमें सस्टेनेबल तरीके से चीज़ें करनी है, सो दैट कि बाकी रीजन्स में भी ये जो रीजनल डिस्पैरिटी हुई है, ये रीजनल डिस्पैरिटी ना हो, ठीक है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे ये थे कि जैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो गई थी, क्योंकि हम पहले फूड इंपोर्ट करते थे, हम चावल, ये सब गेहूं चावल इंपोर्ट करते थे। PL40 करके एक स्कीम चल रही थी, पब्लिक लॉ 480, जिसके तहत हम USA से इंपोर्ट करते थे। लेकिन फिर हमने क्या इंट्रोड्यूस करी, IR8, इंटरनेशनल राइस 8। ये फ़िलीपींस में पहले इंट्रोड्यूस करी गई थी, फ़िलीपींस में, ठीक है। तो वहाँ से इसको लाया गया था इंडिया में, और इसने यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए IR8 ने, ठीक है। तो इसके बाद धीरे धीरे फूड सिक्योरिटी बनती गई, लेकिन इसके नेगेटिव्स ये रहे। नेगेटिव्स में वन ऑफ द नेगेटिव्स इज़ कि सॉयल हेल्थ ख़राब हो गई, कि सॉयल एल्कलिनिटी बढ़ गई। क्योंकि जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन करोगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पानी से लबालब भर दोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट्स बच जाएंगे, तो सॉयल एल्कलाइन हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ, ठीक है, फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से अगेन सॉयल हेल्थ ख़राब हुई। तीसरा ये हुआ कि किसानों के बीच में, फार्मर्स के बीच में डिस्पैरिटी बढ़ गई। डिस्पैरिटी का मतलब है अमीर किसान थोड़ा सा ठीक किसान, क्योंकि उसी के पास इनपुट्स थे, तो क्योंकि उसी के पास इनपुट्स थे तो उसने खूब इनपुट लगाए, और क्योंकि उसने खूब इनपुट्स लगाए तो वो और अमीर हो गया, और जिसके पास नहीं था तो वो और गरीब होता गया। चौथा था कि जो हमारे मार्जिनल किसान थे, मार्जिनल का मतलब होता है जो पॉवर्टी से भी लो लेवल पे होते हैं, तो उनका क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, माइग्रेट करना पड़ा उनको खेतों में काम करने के लिए। अब आप देखो कि पंजाब वगैरह में चले जाओ तो काफ़ी सारे आपको वहाँ के बिहार और यूपी के मिलेंगे जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि खेती के लिए अच्छी जो उपज है वो जो बिहार और यूपी में, ईस्टर्न यूपी में उतनी वहाँ नहीं है। लेकिन क्यों वहाँ जाना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे मैकेनाइजेशन है, वहाँ के किसान अमीर हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई हम खेत में अगर मन होगा तो DJ वाला ट्रैक्टर लेके जाएंगे, थोड़ी देर चला के आ जाएंगे, गाने वाने सुन के, नहीं तो मैनुअल वर्क तो ये यूपी बिहार के लोग ही करेंगे, ठीक है। नो एनी मतलब कोई वो मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी है ये, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है? इट इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स स्पेशली वीट एंड राइस। बिल्कुल मेनली वीट और राइस पे ही फोकस किया गया था यहाँ पे, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। फॉरेस्ट की यहाँ बात हो रही, फॉरेस्ट का कोई लेना देना नहीं। फॉरेस्ट का आप जरा बताओ, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कौन से फॉरेस्ट हैं? भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? राइट है ना, हाँ, पंजाब से होंगे यहाँ पे काफ़ी लोग, पंजाब से काफ़ी लोग होंगे, बता सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला, हाँ, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, बिल्कुल सही है। डैश इज़ अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। तो डैश सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिए एक सदस्य द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव है। क्लोजर, नो कॉन्फिडेंस, प्रिविलेज या फिर सेंसर। तो क्लोजर मोशन क्या होता है? क्लोजर होता है यही जो पूछा गया, कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। जैसे कि डिस्कशन हो रहा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल है, ठीक है, उस पर बातचीत हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि भाई डिबेट को कट शॉर्ट करने के लिए एक मोशन पास कर दिया जाता है, क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि गिलोटीन होता है। वैसे सवाल कभी इस पर पूछा नहीं है, किस पे, इसके पार्ट पे, भाई ये तो सवाल है ही है, MTS का सवाल है, और वो भी सन 2022 में पूछा गया था, ठीक है, मतलब काफ़ी पहले की, सन 2022 में, ठीक है। तो लेकिन मतलब ये गिलोटीन वगैरह पे डीप में नहीं गया, जाने को जा सकता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा अगर जाएगा तो, ठीक है। वैसे तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये समझाना है क्लोजर, तो ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि गिलोटीन, कंगारू, और गिलोटीन है, कंगारू है, और भी होते हैं, लेकिन गिलोटीन कंगारू के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखो गिलोटीन में क्या होता है कि जो भी अनएग्जामिन्ड क्लॉजेज हैं, जो एग्जामिन नहीं किए गए, क्योंकि टाइम नहीं है तो सबको बस इकट्ठा करके वोटिंग में रख दो, क्योंकि बिना वोटिंग के तो पास हो नहीं सकती है कोई चीज़। डिस्कशन उतनी देर से हो रहा है कि अभी अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर टाइम है नहीं, तो जल्दी से जो अनएग्जामिन्ड क्लॉजेज है उनको भी पुट टू वोट करो, ठीक है। यहाँ पे कंगारू में क्या होता है, ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज, जो जो इंपॉर्टेंट हैं उन क्लॉजेज को बस डिस्कस कर लो, सब में टाइम मत व्यर्थ करो, वो होता है कंगारू, ठीक है। तो क्लोजर आंसर होगा। नो कॉन्फिडेंस क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस और सेंसर जो होते हैं ये सरकार गिरा देते हैं। सेंसर और नो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए कि सेंसर और नो कॉन्फिडेंस, वैसे तो जो फ्लैटमैन मिलेगा उसमें बड़े अच्छे से दिया होगा, ठीक है। तुम लोग को चिड़ मचती होगी ना काफ़ी,
दिमाग ख़राब करके रखा है। फैट एंड लिटिल वाई, फैट एंड लिटिल वाई, दे रहे नहीं रहे और रोज़ रोज़ फैट एंड लिटिल वाई क्यों। सेंसर मोशन की अगर बात करें तो ये जो है किसी एक मिनिस्टर, ठीक है, या तो एक मिनिस्टर और या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया जा सकता है, ठीक है। इसको जो है सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया जा सकता है। मतलब अगर ये आ गया तो अगर ये एक मिनिस्टर के खिलाफ आया, अगर ये एंटायर काउंसिल हो या फिर ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। यहाँ पे दे मस्ट रिज़ाइन, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अगर ये पास हो जाता है तो पूरी सरकार गिर जाती है। जी हाँ, जैसे कि आपने सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक प्रधानमंत्री थे। तो क्यों थे? क्योंकि 13 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, जिसकी वजह से सरकार को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन, ठीक है। या तो फिर से चुनाव होंगे या जो सबसे लार्जेस्ट कोलिशन निकल के आएगा उसकी सरकार बनेगी, जो भी होगा, लेकिन वो सरकार तो गिर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुमत की सरकार चल रही, बहुमत तो है लेकिन किसी एक पार्टी के पास नहीं है। बीजेपी को भी इस बार बहुमत नहीं मिला, तो एनडीए गठबंधन है इस बार, है ना। आपने सुना होगा बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन बनाया और तब सरकार बनी। बीजेपी खुद से अकेले नहीं बना पाई, तभी नीतीश जी ने खूब इस बार भाव भी खाए। ठीक है, तो और फैट मैन में जो है आपको नीतीश जी के भी दर्शन होंगे। चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को, ठीक है। एनडीए का जो गठबंधन हुआ तो उसमें अब मान लो कि ऐसा कांग्रेस को लगे कि यार इस समय नीतीश जी और उनके जो बाकी सहयोगी दल हैं मोदी जी से खुश नहीं है। जैसे मान लो अभी वॉर हो जाती और वॉर में मान लो कि कुछ ऐसा होता, बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ तख्ता पलट हो जाता, तो नीतीश जी साइड हो लेते, कट हो लेते, बाकी दल कट हो लेते, तो बीजेपी से अलग थलग पड़ गई। अब कांग्रेस को लगा कि अब सही मौका है, पास कर दो नो कॉन्फिडेंस मोशन को, और अगर पास हो गया तो सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आर्टिकल नंबर 75 में अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ आपको बताया था। पहले वाले में अपॉइंटमेंट था क्लॉज 1 में, ठीक है, याद आ रहा है आपको। दूसरे वाले में था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, और तीसरे वाले में था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा। तो यही है 75 क्लॉज 3 कि भाई आपको कलेक्टिवली आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके पास बहुमत नहीं है लोकसभा में तो गिर जाएगी सरकार, ठीक है। क्या इसको राज्यसभा में भी हम पास कर सकते हैं? बताइए ज़रा कमेंट में। इसको पास करने के लिए ध्यान रखना 50 लोगों का नीड होता है। मतलब फर्स्ट 50 लोग पहले अप्रूव करेंगे कि हाँ ये पास करना है। इसको बताने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। यहाँ पे रीज़न बताना होगा क्योंकि यहाँ पे किसी 50 मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रिज़ाइन करें सेंसर वाले में। ये सेंसर और नो कॉन्फिडेंस ये राज्यसभा में पास नहीं हो सकते हैं क्योंकि दे अमाउंट टू डिफीट ऑफ गवर्नमेंट। इससे हाउस डिज़ोल्व हो जाता है, और राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है जो कभी डिज़ोल्व हो नहीं सकता है, तो इसलिए वो राज्यसभा में पास नहीं हो सकते हैं। व्हाट इज़ मोशन ऑफ थैंक्स? क्वेश्चन 2 में ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता है? अब याद आ रहा है आपको? अब याद आ रहा है? अब बता भी चुके हैं कि 35 और 40 के बीच में इतना नैरो गैप है, वहाँ तुमको डेजर्ट देखने को मिल जाएंगे। हाँ, क्यों, तुमको क्या लगता है ये क्या है? 23.5 डिग्री है। एक सेकंड रुको, 23.5 डिग्री है ये, ठीक है। कुछ यहाँ 30 होगा और यहाँ कोई ऐसा करके कहीं 40 होगा। इतने में डेजर्ट हो जाएगा क्या? सब मिल जाएगा तुमको, इतने में डेजर्ट मिल जाएगा। मिडिल लैटिट्यूड डेजर्ट है तो हम एक वास्ट अमाउंट ऑफ एरिया की तो बात करेंगे ही कि नहीं बहुत इतने में ही सारे डेजर्ट होने चाहिए। देख लो ना आप खुद कितना नैरो वो बेल्ट है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स पे, तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या चीज़ है? मोशन ऑफ थैंक्स एक्चुअल में ये तो चिढ़ा क्यों रहे हो? चिढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, तुम्हें जब तक आ नहीं जाएगी 23 मई तक रोज़ तुम्हें चिढ़ाएंगे। ठीक है, तो मोशन ऑफ थैंक्स, तो एक्चुअल में आर्टिकल नंबर 86 बात करता है एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति का पता। बेटा राष्ट्रपति का पता नहीं, राष्ट्रपति के घर का एड्रेस, वो वाला एड्रेस नहीं, एड्रेस है संबोधन, कि राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है उसे। इसको मोशन ऑफ थैंक्स जो है ना आर्टिकल नंबर 87 में, और ये स्पेशल
एड्रेस की बात करता है, स्पेशल एड्रेस कि विशेष संबोधन जो राष्ट्रपति देगा दो मामलों में, दो किन सिनेरियोज में। पहला, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, जब एक आम चुनाव हो जाएगा, एक जनरल इलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद जो पहला सेशन होगा हाउस का, उसमें जनरल इलेक्शन के बाद। और दूसरा केस क्या है? दूसरा है फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फिजिकल ईयर, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जो ईच हमारा एक हर वित्तीय वर्ष फिजिकल ईयर, उसके पहले सेशन में, ठीक है, वो करेगा। तो इसको, इसी को ही मोशन ऑफ थैंक्स हम बोल देते हैं, ठीक है। और एक फिजिकल ईयर कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, ज़रा बताइए तो। और एडजर्नमेंट मोशन भी देख लेते हैं, एडजर्नमेंट क्या होता है। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? तो एडजर्नमेंट तब होता है जब हाउस की, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कॉल द अटेंशन ऑफ हाउस, हाउस की अटेंशन चाहिए एक अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में, अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में अगर हाउस की अटेंशन चाहिए तो कोई भी मेंबर इसको पास करेगा, लेकिन इसमें भी 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए इसको लाने के लिए, एडजर्नमेंट को। क्या ये भी डिसॉल्व कर देता है उसके? नहीं 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 नहीं, ये हाउस को डिसॉल्व नहीं करता है। इसका काम होता है क्या? इसका काम होता है कि जो मेंबर्स हैं उनकी अटेंशन सीख करना, दैट इज़ एडजर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। Who among the following 6 spiritual guru is said to have assisted Khusro? भाई पानी वानी पीते रहा करो यार, हैं? काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, फिर हमसे मत बोलना कि लोग बताए नहीं, हैं? तो यहाँ पे देखते हैं सिख स्पिरिचुअल गुरु जिन खुसरो, जो जहांगीर का रेबेलियस प्रिंस था, उसको असिस्ट किए थे, जिसके साथ जहांगीर चिढ़ गया था और इनको मरवा दिया था सिख गुरु को। इनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, जो 5th सिख गुरु थे। इन्होंने ही जो आदि ग्रंथ है उसको कंपोज किया था। एक सेकेंड, ठीक है। तो इन्होंने ही आदि ग्रंथ को कंपोज किया था, ये चीज़ ध्यान रखना है। इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। तब ये गोल्डन टेम्पल नहीं था क्योंकि गोल्ड प्लेटिंग नहीं करवाई गई थी तब, वो करवाई थी महाराजा रंजीत सिंह ने, जो कि 12 जो हमारी सिख मिसलें होती थी उसमें कौन सी मिसले से बिलोंग करते थे, ज़रा जल्दी से बताइए, और जो भी आप चीज़ें उनके रिस्पेक्ट में रिकॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। गुरु अमरदास जी की अगर बात करें तो 3rd सिख गुरु थे ये, ठीक है। 1522 से लेकर 1574 तक थे ये। इन्होंने पानी पीने के बाद ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आनंद कराज जो है, इन्होंने एक मैरिज सेरेमनी स्टार्ट करी थी। इन्होंने मांझी और पीरी का सिस्टम स्टार्ट किया था, मांझी और पीरी सिस्टम स्टार्ट किया इन्होंने, ये ध्यान रखना। एंड ही वॉज दी, ठीक है। और गुरु जो अमरदास जी थे, ये कंटेम्प्रेरी थे किसके? समकालीन थे अकबर के, ठीक है, अकबर के। अंगद देव जी की अगर बात करेंगे तो ये 2nd थे, ठीक है, दूसरे थे ये। इन्होंने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट एक सेकंड रुको, गुरुमुखी स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, ठीक है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो कि मतलब वही पंजाबी स्क्रिप्ट होती है आपकी, ठीक है। इन्होंने मल्ल अखाड़ा शुरू किया। मल्ल अखाड़ा क्या होता है? रेसलिंग जो अरीना होता है, रेसलिंग सिस्टम, ठीक है, रेसलिंग अरीना शुरू किया इन्होंने, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी रामदास जी की भी बात कर देते हैं। गुरु रामदास, ये 4थे सिख गुरु थे। इन्होंने ही फाउंडेड सिटी ऑफ अमृतसर, महाराजा रंजीत सिंह की चर्चा अगर करते हैं हम, ठीक है, तो रंजीत सिंह शुक्रचर्या मिसले से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? शुक्रचर्या मिसले से, इस मिसले से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1839 में, अगर आपको 1809 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी, जहाँ पर सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया था, ठीक है। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने साइन करी थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ध्यान रखना, वो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी, वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
और जैसे कि असैसिनेट किया गया था जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जन देव जी को, तो ऐसे ही औरंगज़ेब ने किसको असैसिनेट किया था? गुरु तेग बहादुर को। औरंगज़ेब असैसिनेटेड गुरु तेग बहादुर, इनको असैसिनेट किया था, जो सिख 9th सिख गुरु थे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आपको बताना है कि किसने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, जो जिसके इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही हम बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प्ड राजा राम मोहन रॉय लीगली अबॉलिश दी सती प्रैक्टिस? किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय की हेल्प करी सती को अबॉलिश करने के लिए? रिपन, कर्जन, कॉर्नवालिस या फिर बेंटिक? रिपन के लिए क्या क्या रिगार्डिंग हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि इसी के टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में, जहाँ पे ये था कि भाई जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उनका ट्रायल इंडियन मजिस्ट्रेट्स के अंदर चल सकता है, जिसको अपोज किया ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से ये बिल को वापस लेना पड़ा रिपन को। ठीक, रिपन के टाइम पे ही हंटर एजुकेशन कमीशन आया था। हंटर कमीशन बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। वो नहीं है, ये रिपन के टाइम बना था, ये एजुकेशन कमीशन था। ठीक, इसी के टाइम पे ही इन्हें रिपन जी के टाइम पे ही फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, जहाँ पर ये रिपन जी ने कोशिश करी कि फैक्ट्री में जो मज़दूरों, बच्चों की, इनकी सभी कंडीशन उसको इम्प्रूव किया जाए। ये 1881 में पास हुआ। रिपन जी ने रिपील कर दिया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लिटन लेके आया था। रिपील्ड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब? 1882 में। रिपन कब लेके आया था इसको? सॉरी, लिटन कब लेके आया था इसको? 1878 में लेके आया था। ठीक है, रिपन जी ने आर्म्स एक्ट को भी रिपील कर दिया, जो अगेन कौन लेके आया था? लिटन लेके आया था 1878 में। इसको भी 1882 में रिपील किया। तो जो गलत चीज़ें थी उन सबको रिपील किया रिपन जी ने। ठीक है, आर से रिपन, आर से रिपील। प्लस रिपन जी के टाइम पे पहली सिंक्रनाइज्ड या फिर कंप्लीट सेंसस भी हुई थी। सिंक्रनाइज्ड या कंप्लीट सेंसस, जनगणना 1881 में। ठीक, पहली सेंसस हुई थी 1872 में, लेकिन कंप्लीट नहीं थी, वो मेयो के टाइम पे हुई थी। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं, ज़रा ये बताइए। पहला सेंसस कमिश्नर कौन था? तो पहला सेंसस कमिश्नर जो ये हमारी 1872 में हुई, उसमें W.C. प्लाउडेन थे। W.C. प्लाउडेन वॉज दी फर्स्ट सेंसस कमिश्नर। और अगर बात करें कि किसको बोलते हैं फादर, तो वो हेनरी वॉल्टर को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंडियन सिटी का सेंसस करवाने वाली पहली इंडियन सिटी जो बनी थी 1830 में, ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल, लेकिन तब इंडिया का ही पार्ट हुआ करती थी। तो हेनरी वॉल्टर ने यहाँ का सेंसस करवाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जानते हैं। तो ये सब तो हमने रिपन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कर्जन के बारे में, कि कर्जन के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो कर्जन था, इसके बारे में एक चीज़ तो हमें पता है कि इस बंदे ने बंगाल का पार्टीशन करवाया। ठीक है, इसने बंगाल का पार्टीशन करवाया 1905 में, 1905 में। ठीक है, इसने क्या पास करवाया? इसने कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट इसी के टाइम पे पास हुआ। कैलकटा कॉरपोरेशन, ठीक है, कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट पास हुआ। और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास हुआ। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास हुआ। यहाँ तक कि जो यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था, यंग हस्बैंड जो मिशन भेजा गया था तिब्बत में, वो भी इसी के टाइम पे भेजा गया था। ठीक है, किचनर के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। किचनर उस समय मिलिट्री कमांडर हुआ करता था ब्रिटिश फोर्सेस का, तो उसके साथ इनकी कंट्रोवर्सी दोनों की हो गई थी। ठीक है, आपस में लड़ गए थे। कॉर्नवाली आंटी की अगर बात करें तो, कॉर्नवालिस की अगर बात करेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। ये तो मैंने बताया होगा यार, ये तो मत बोलना है, दिल से बुरा लगता है भाई। परमानेंट सेटलमेंट 1793, रैतवाड़ी महालवाड़ी, ये तो बताया होगा ना। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉर्नवालिस को। और गाज़ीपुर में इसकी कब्र बनी हुई है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इसी के टाइम पे हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इसी के टाइम पे हुआ था, जो कि इस ट्रीटी से ख़त्म हुआ था। याद करो, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ठीक है, कॉर्नवालिस क्या लाया था? तो और क्या मैंने पूछा था यहाँ पर? हाँ, रैतवाड़ी महालवाड़ी, यस, पढ़ाया। चलो, शुक्र है कि कुछ तो पढ़ाया है मैंने, नहीं तो मुझे तो लग रहा है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। हाँ चलो भाई, चलो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
कॉर्नवालिस, नहीं कॉर्नवालिस नहीं लाया था सब्सिडी लाइन, सब्सिडी लाइन्स लेके आया था वेलेस्ली, ठीक है, वेलेजली लेके आया था, वेलेस्ली लेके आया था 1798 में। ये मैंने पढ़ाया है कि नहीं सब्सिडी लाइन्स? डू आई हैव टॉट यू दी सब्सिडी लाइन्स? ओ नहीं, ऐसे ऐसे ही हैव आई टॉट यू है ना, हैव। अच्छा सुना है कि आजकल डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत लग रही है आजकल, क्यों? सही सुना है गलत सुना है? विलियम बेंटिक इसका सही आंसर होगा। विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सर्किट कोर्ट्स अबॉलिश किए थे, एबॉलिश्ड। अच्छा वंस मोर, यस चलो करवाते हैं, ठीक है। एबॉलिश्ड सर्किट कोर्ट्स, नहीं पढ़ा है क्या अभी? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, अच्छा 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 अच्छा, सही सुना है, अच्छा। सर्किट कोर्ट्स अबॉलिश करी थी, ठगी सप्रेस करी, ठीक है, सप्रेशन, हाँ हाँ सही सुना है ना। आज क्या ऑलवेज लगती, अभी तुम समझ नहीं पाए हो रिमिशा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तुम अभी मीम नॉलेज में लगता है मेरे से अभी पीछे ही हो तुम लोग अभी, क्यों? कुछ लोग एबॉलिश्ड सर्किट कोर्ट्स, सप्रेशन ऑफ ठगी हुई, और क्या हुआ? और सती एबॉलिश हुई। ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ब्रिटिश, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो था माउंट बैटन। ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो सब्सिडी लाइन्स आप बोल रहे हो कि मैंने नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना, तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सब्सिडी लाइन्स 1798 में आया था और वेलेस्ली लेके आया था, सबसे पहला इसको अडॉप्ट करने वाला था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद। 1799 में मैसूर ने इसको, इसके अंडर आया। 1801 में अवध इसके अंडर में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे ये ब्रेन चाइल्ड तो था डुप्ले का, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर जनरल था, ध्यान रखिएगा, डुप्ले का ये ब्रेन चाइल्ड था, लेकिन इसको मास लेवल पे जो इंट्रोड्यूस किया था ना वो इसी बंदे ने किया था। तो 1798 हैदराबाद, 1792 मैसूर और 1801 में अवध ने किया था, ठीक है। बाकी तो फिर धीरे धीरे करते गए, जैसे बेरार गायकवाड़ 1803 में करते गए, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द मुगल एम्पर हु वॉज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा आफ्टर द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स, एंड हिज फाइनल वर्ड्स वर बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब, ठीक है। एंड दीज वर्ड्स वर ऑफ शाहजहाँ कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। ऐसा करके कोई चलता ना, तो शाहजहाँ के साथ वही हुआ। शाहजहाँ को जो है औरंगज़ेब ने उसी के बेटे ने इम्प्रेशन कर दिया, क्योंकि शाहजहाँ की अगर बात करें तो इसका जो रेन था वो 1627 से लेके 58 तक था। एंड इसने काफ़ी मार्वलेस कंस्ट्रक्शंस वगैरह करवाया, जैसे कि ताजमहल आप जानते हैं, मोती मस्जिद बनवाया, कहाँ पे? मोती मस्जिद, इसका ध्यान रखना कहाँ है? आगरा में, ठीक है। जहांगीर ने बनवाया था कहाँ पे? लाहौर में, इसने आगरा में, और दिल्ली में बनवाया था औरंगज़ेब ने, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये चाहता था इसका जो बड़ा बेटा है दारा शिको वो थ्रोन पर बैठे, लेकिन दारा शिको की हत्या कर दी किसने? औरंगज़ेब ने। बैटल ऑफ धर्मत, सामोगढ़, देवराई अगर आपको याद हो 1658 1658, और शाहजहाँ को बंदी बना दिया, ठीक है। ताजमहल के सामने एक था वहीं पे, और बोला कि अब तुम बेटा ताजमहल देखते रहो और निकल लो यहाँ से, ठीक है। इसके टाइम पे जो ट्रैवलर्स आए थे वो थे जैसे कि बर्नियर, फ्रेंच ट्रैवलर्स थे ये, बर्नियर आया था, टैवर्नियर आया था, ठीक है। निकोलो, ये तो फ्रेंच थे। मनुक्की आया था जो कि इटली से आया था, ठीक है। और क्या, शाहजहाँ ने ही पीकॉक थ्रोन बनवाया था। जो नादिर शाह जब आया था तो वो यही लूट के ले गया था, उठा के ले गया था, बहुत बहुत कीमत थी इसकी पीकॉक थ्रोन की, ठीक है। और मतलब इसी में ही बताते हैं वो जो कोहिनूर है वो जड़ा हुआ था, तो कोहिनूर निकल के तो ब्रिटिशर्स के यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। और इसको पीकॉक थ्रोन तो अभी रहा नहीं, क्योंकि उसको पूरा सब नोच खसोट के सब बेच खाए, उसको पट्टी वट्टी खा ली उससे, ठीक है। तो पीकॉक थ्रोन जो है नादिर शाह जो है जब अटैक किया था तो ये लेके गया था। कब अटैक किया था नादिर शाह ने? तो 1739 में अटैक किया था। कौन था उस समय पे? तो मोहम्मद शाह रंगीला उस समय पे मुग़ल शासक हुआ करता था। मोहम्मद शाह को रंगीला क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी रंगीली हरकतें थी ना, वो काफ़ी रंगीनियत मिजाज था उसका। कभी डिस्कस करेंगे बैच में। गांधी जी गेव ए स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी ने डू और डाई का नारा कब दिया था? करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो।
सिविल डिसोबीडियंस भाई सब कुछ पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग, खेड़ा पढ़ चुके हैं, चंपारण पढ़ चुके हैं, क्विट इंडिया। ठीक है, क्विट इंडिया अगर की बात करें तो क्विट इंडिया फाइनली लॉन्च क्यों होता है सबसे पहले, तो ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। जैसे कि कल हमने देखा था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ था ड्यू टू द फेलियर ऑफ, एक सेकंड गर्दन घुमा ले थोड़ी, तो फेलियर ऑफ क्या हुआ था, किसका फेलियर हुआ था, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ था। तो फेलियर हुआ था वहाँ पे जो अगस्त ऑफर है, ठीक है, तो अगस्त ऑफर का फेलियर हुआ था, इसके वजह से इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। तो उसमें जब बात नहीं बनी 1940 में, तो इन्होंने 1942 में, दैट इज़ 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, और इसने भी वही डोमिनियन स्टेटस की बात कही, और जो कि गांधी जी ने बोला, कांग्रेस ने बोला कि इट इज़ डेड एज डोर नेल। अच्छा, एक रैंडम फैक्ट दिमाग में है, जैसे कि कल हमने पूना पैक्ट के बारे में कल देखा था, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले, सॉरी मैकडोनल्ड अवार्ड, फिर दैट लीडिंग टू द पूना पैक्ट, तो पूछे कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट किया था तो रिजेक्ट किया था, तो आंसर होगा नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 1942 में, जिसकी फेलियर की वजह से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया 8 अगस्त 1942 को, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं। एंड हुआ क्या था कि पहले दिन ही मेजर लीडर्स सबकी अरेस्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इट बिकेम अ लीडरलेस मूवमेंट, और यहाँ पर फिर अरुणा असफ अली ने फर्दर लीड किया कांग्रेस की मीटिंग्स वगैरह को, अरुणा असफ अली। उषा मेहता ने क्या किया था, उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो इस्टेब्लिश किया था, अंडरग्राउंड रेडियो इन्होंने चलाया था। साथ ही साथ कुछ पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ सेटअप हुई थी वो, तो एक तो जातीय सरकार, प्रति सरकार, और बलिया में चिट्टू पांडे ने, ठीक है, बलिया में चिट्टू पांडे ने, ठीक है, जातीय सरकार तामलुक में, ठीक है, प्रति सरकार सतारा में, ठीक है। तो ये आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी अगर हम बात करें सीडीएम की तो 1930, खेड़ा 1918, चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉजेस, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन से पादप जगत को लिवरवर्ट्स और मॉजेस में विभाजित किया गया है, टेरिडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइटा, स्फिनोस्पाइडा या फिर ब्रायोफाइट्स, बताइए। कहाँ भेजे थे जौनपुर ये डॉन, लिवरवर्ट और मॉजेस, तो ये हमने पूरा, अगर आपको याद हो, पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम, तो वहाँ पर हमने देखा था सबसे पहले तो थैलोफाइटा आते हैं, थैलोई में सारी चीज़ें फैली हुई, यानी कि वेल डिफाइंड रूट्स एंड शूट्स प्रेजेंट नहीं है। देन देखा था जिनमें रूट्स और शूट्स होती हैं, उनको फर्दर दो पार्ट में, जिनमें अगर जाइलम फ्लोएम या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं है उनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है, उनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो आते हैं टेरिडोफाइटा, जिनमें रूट्स एंड जिसमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ तो हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो इसीलिए इनको क्रिप्टोगैम के नाम से जानते हैं। अगर ये क्रिप्टोगैम है तो ये भी क्रिप्टोगैम होंगे, ये भी क्रिप्टोगैम होंगे, मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में होंगे तो यू वुड टिक टेरिडोफाइटा, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स इनको इस नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, फेनेरोगैम होते हैं। समझ में आई आपको बात, वेल डिफाइंड रूट्स शूट्स नहीं है, थैलोई में सारी चीज़ें फैली हुई है, थैलोफाइटा हो गया। अगर रूट्स और शूट्स वेल डिफाइंड तो हैं, दिख रही हैं साफ साफ, लेकिन कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है तो ब्रायोफाइटा। कंडक्टिंग टिश्यू तो है लेकिन वेल डिफाइंड रूट्स और शूट्स, कंडक्टिंग टिश्यू तो है लेकिन इसमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, तो टेरिडोफाइटा। अगर है फ्लावरिंग तो फेनेरोगैम को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नो वो होते हैं जिनमें कि नेकेड सीड होती है, ठीक है, सीड तो होती है लेकिन नेकेड होती है, खुला होती है, कवरिंग नहीं होती है। ये आपके होते हैं फ्लावरिंग। जैसे एनजीओ की बात करेंगे तो ये आपके इनमें हिडन सीड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओ में जैसे रोज़,
ट्यूलिप, ये सब आ जाएंगे। जिम्नोस्पर्म में कौन कौन आते हैं? जिम कौन जाता है? तो जिम देवदास जाता है। तो देवदार के जो पेड़ होते हैं, पाइन के जो पेड़ होते हैं, चीड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंड देवदार पी रहा है जिम में जाके, ठीक है, और काय काय कर रहा है, तो काय कास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने याद किया था। टेरिडोफाइटा में आते हैं जैसे कि फर्न, हॉर्सटेल, और यहाँ तक कि फर्न का हमने वो भी पढ़ा था जो पूरा स्ट्रक्चर होता है कि भाई यहाँ पर इसका होता है पूरा, जिसको हम बोलते हैं फॉन्ड, ठीक है। देन उसके इस तरह से रूट्स होते हैं, राइजॉइड बोलते हैं। ये इनको प्राइमरीली एल्गे के नाम से जानते हैं, एल्गे, ठीक है। और एल्गे में क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। जैसे यहाँ राइजॉइड बोलते हैं इसको, यहाँ पे होल्ड फास्ट बोलते हैं एल्गे का जो रूट स्ट्रक्चर होता है। तो थैलोफाइटा को एल्गे के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइटा को किस नाम से जानते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, उभयचर पादप जगत का। और ये अगर बात करेंगे ब्रायोफाइटा में कौन आता है? BMMW, ठीक है। मॉजेस, जिसको फ्यूनेरिया के नाम से जानते हैं। लिवरवर्ट और BMW चलाओगे तो भाई हॉर्न मारना पड़ेगा, तो हॉर्नवर्ट, ठीक है। लिवर ख़राब हो जाएगा, लिवरवर्ट, ठीक है। किसका? रिंकिया के पापा का, तो रिकिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। और टेरिडोफाइटा के तो मैंने आपको बताई दी है, जिम्नोस्पर्म भी हो गया। तो आंसर क्या होगा? और ये बताओ कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें मेल जो पार्ट होता है, वो मेल जो हमारे एक तरह से बोल सकते हैं सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स, वो किस में होल्ड रहती हैं, और जो फीमेल वाला जो पार्ट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो आंसर यहाँ क्या होगा? लिवरवर्ट और मॉजेस, मॉज फ्यूनेरिया, ठीक है। तो सब आपके ब्रायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक। देन मेल की अगर बात करेंगे तो एंथेरिडियम, और फीमेल की अगर बात करेंगे तो आर्केगोनियम, ठीक है, आर्केगोनियम। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट? तो रूट सिस्टम का इसमें से मेन फंक्शन क्या नहीं है? सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट पार्ट्स, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो मेन फंक्शन नहीं है, डज नॉट फिगर अमंग। तो सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट पार्ट्स, फूड का काम जो होता है वो फ्लोएम का होता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको 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 ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट पार्ट्स। तो ये मेन जो काम होता है वो फ्लोएम का होता है, बिकॉज उचित ये एंकरेज का मतलब होता है सहारा, ठीक है, सहारा देना, ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सहारा प्रदान करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि जो रूट्स होती हैं उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कुछ और नहीं बल्कि एपिडर्मिस ही होती है आपकी, ठीक है। तो वो जो एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है? एपिडर्मिस वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज दी सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ है आपकी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल करता है वो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल, ठीक है। तो 4f ऑर्बिटल में का आपका क्वांटम नंबर क्या होंगे? ऑर्बिटल क्या होती है? ऑर्बिटल होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अच्छा जल्दी से बताइए, 2n² लॉ किसने दिया था कि किसी ऑर्बिटल में 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते? ये किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, ये दिया था बोर एंड बरी ने, ठीक है, बोर एंड बरी ने दिया था। और एक सेकेंड, ठीक है, बोर और बरी ने दिया था। और ये जो होती है ऑर्बिटल, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो इस तरह से हमारी सब ऑर्बिटल होती हैं, S, P, D और F। S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है शार्प, ठीक है, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज और F से फंडामेंटल, ठीक। तो अब वैल्यू कैसे इनकी डिटरमाइन करी जाती है वो सीख लो। जो ये नंबर लिखा होगा ऑर्बिटल के पहले, ठीक है, नंबर लिखा होगा वही S की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। P की वैल्यू अगर हम बात करें, सॉरी ये N की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये N की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? मतलब समझ में आई बात इतनी आपको, ठीक है, कि N की वैल्यू क्या होगी? N, L, M, N, ठीक है, N, L, M और S, इनकी वैल्यू क्या होगी? जो हमारे
एजिमुथल क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू तो हो जाएगी, जो ये ऑर्बिटल के सामने डिजिट लिखी हुई वो n की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है, फिक्स होती है ये ऐसा नहीं कि वेरिएट करेगी, फिक्स होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो n 4 होगा और l 3 होगा, दैट मीन्स कि या तो a होगा या d होगा ऑप्शन, ठीक है। जो m की वैल्यू होती है वो -l से लेकर +l तक होती है। जैसे इस केस में l की वैल्यू 3 है, तो m की वैल्यू -3 से लेकर +3 के बीच में होगी, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये तो 3 को क्रॉस कर गया, तो ये भी गया, आंसर क्या हुआ? ए। और जो s होता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो क्वांटम नंबर से इनकी वैल्यू कैसे निकलती है आपको समझ में आ गई। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एजिमुथल है, ये मैग्नेटिक है और ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है, याद रहेगा। n जो होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये होता है l वाला एजिमुथल, ठीक है, एजिमुथल, ठीक है। और ये आपका मैग्नेटिक और s होता है आपका स्पिन। 13th पे आइए, विच 5-year प्लान पीरियड सॉ द इनिशिएशन ऑफ द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? 6th, 4th, 8th या फिर 5th 5-year प्लान, बताइए। 4th तो कल हमने डिस्कस ही किया था अगर आपको याद हो। इसका टारगेट था क्या? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड था ये, है ना। तो ये तो कल हमने देखा था, ठीक है। देन 5th भी है, 5th भी कल हमने देखा था अगर आपको याद हो। और इसका टाइम पीरियड क्या था? प्लान हॉलीडे के बाद स्टार्ट हुआ था ना ये, ठीक है। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया होगा कल, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। और इसी टाइम पे जो हमारी 14 बैंक्स हैं जो नेशनलाइज हुई थी, राष्ट्रीयकरण वो भी हुआ था। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। और क्या आपको पता है जो हमारा पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको कि हम स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, ये भी इसी टाइम पे हुआ था 1974 में, यानी कि द लास्ट ईयर ऑफ दिस 5-year प्लान, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, इसी टाइम पे ध्यान रखना, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक। 5th में कल क्या क्या हमने देखा था? तो 5th में हमने देखा था, इसमें पहली बात तो ये है कि ये डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। और क्या देखा था 5th 5-year प्लान में? 5th में हमने देखा था कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस यहाँ पर टारगेट रखा गया था, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक। तो ये तो देखा था। 6th नहीं देखा था, ठीक है, 6th और 8th नहीं देखा, तो 6th देख लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा? 1980 से 85। कैसे? अब 4th वाला 74 में ख़त्म हो गया, 5th वाला 74 से 78 चला, उसके बाद रोलिंग प्लान आया 78 से 80, देन उसके बाद आया आपका 80 से 85। कौन सा? 6th वाला। इसके जो टारगेट थे वो थे कि नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना है, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम का माइक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो इकोनॉमिक कैसा कॉन्सेप्ट है बताइए। यहीं पे ध्यान रखना, टारगेट था कि भाई हमें डिक्रीज़ करना है, किसको डिक्रीज़ करना है? पॉवर्टी को, गरीबी को, और अनएम्प्लॉयमेंट को यानी बेरोजगारी को। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1983 में। और क्या किया गया इसमें? टारगेट कितना था और अचीव कितना किया, ये भी पूछता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि 3rd में हमारा 5.6 था, अचीव हमने 2.8 किया, कहीं कहीं 2.4 भी लिखा होता है, ठीक। तो इसमें हमारा टारगेट था 5.2% का, अचीव किया 5.7%, यानी कि सक्सेसफुल था। नेशनल इनकम हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं 8th 5-year प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। 8th 1992 से लेकर 97 तक ये इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। यहाँ पर अगर टारगेट की बात करें तो 5.6% था, लेकिन अचीव क्या किया यहाँ पे 6.8%, यानी ये भी सक्सेसफुल था, ठीक। यहाँ पर न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी करके अगर पूछ ले कि न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी किस में लाई गई,
तो वो 8th वाली में लाई गई, ठीक है। इसने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। क्लियर यहाँ तक? किसी कोई डाउट? चलो, तो अच्छा आंसर तो यार बताया नहीं मैंने। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये किस में है? 5th वाले में ही था ये, ठीक है, 5वें वाले में ही था ये। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, 5th 5 ईयर प्लान का पार्ट था ये। आगे आते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट। सीपीयू का नोटिफिकेशन आए 14 महीने हो गए हैं। हाँ, सीपीयू का तो यार जेन्युइन इशू है, नो डाउट। पता नहीं क्यों सीपीयू का नहीं दे रहे हैं रिजल्ट ये लोग। चलो, तो गवर्नमेंट बजट के बारे में कल हमने पढ़ा था, रेवेन्यू, कैपिटल, ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट 3 तरह का हो सकता है, या तो बैलेंस्ड, या तो सरप्लस, या डेफिसिट। बैलेंस्ड होता है जहाँ पर इनकम जो होती है, रेसीट जिसको बोलते हैं, वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर की। सरप्लस होता है जहाँ पर रेसीट, जो कि कभी होता नहीं है ठीक है, रेसीट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होंगे। और डेफिसिट में क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रेसीट से, इनकम से, ठीक है, सिंपल। तो डेफिसिट ही होता है। तो डेफिसिट अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तुम रेवेन्यू रेसीट घटा दो, खत्म बात। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तभी तो डेफिसिट है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लो और घटा मारो रेवेन्यू रेसीट को। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड करते हो ना, अगर आप इंक्लूडिंग इसको एक्सक्लूड करते हो तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हो तो, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, एक्सेस है ना, एक्सपेंडिचर का एक्सेस होगा भैया, रेवेन्यू को थोड़ी ना होगा, तभी तो डेफिसिट है। ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट की कहानी। ऐसे ही होता है आपका एक गवर्नमेंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ठीक है, बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, पूरे खर्चे माइनस टोटल रेसीट, पूरी इनकम। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है जब आप टोटल एक्सपेंडिचर लो माइनस टोटल रेसीट लो, लेकिन रेसीट में यानी इनकम में बोरोइंग को मत गिनो, क्योंकि बोरो जो तुमने किया है उसको तुम्हें चुकता करना पड़ेगा, तो वो तुम्हारी इनकम नहीं है, वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, जो कि आपकी बोरोइंग को दिखाता है, ठीक है। इसी को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस अब रेसीट लिखना है मुझे, तो रेवेन्यू रेसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, क्योंकि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट क्या होती है? बोरोइंग ही डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट होती है, तो उसको हटा दीजिए आप, ठीक है, उसको हटा देंगे, यानी कि नॉन डेट क्रिएटिंग। इसी को लिखने का और तरीका, आप जितने तरीके से बोलो मैं उतने तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे? इसमें कैसे लिखूँगा? रेवेन्यू रेसीट प्लस कैपिटल रेसीट माइनस कर दूंगा बोरोइंग। बात तो एक ही है ना, कि बस वो लोन को अपने उसमें रेसीट में मत चढ़ाना तुम, क्योंकि उसको तुम्हें पे करना है। अब इसी फिस्कल डेफिसिट में अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा, प्राथमिक घाटा जिसको बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वाई आर वेल्थ टैक्सेज एंड गिफ्ट टैक्सेज ट्रीटेड एज पेपर टैक्सेज इन इंडिया? तो भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर क्यों माना जाता है? तो कल हमने पढ़ा था टैक्सेस के बारे में कि टैक्स किस में आता है, ज़रा बताइए, टैक्स का पैसा किस में आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए कि टैक्स किस में आएगा। तो टैक्स रेवेन्यू में आएगा, कैपिटल में आएगा, किस में? कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो टैक्स 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, दैट इज डायरेक्ट,
और एक होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करना है, आप इसको पास ऑन नहीं कर सकते किसी और पे। इसको आपको पास ऑन कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझसे गवर्नमेंट जीएसटी लेती है तो मैं आप पे पास ऑन कर सकता हूँ कि भैया फीस में जो जीएसटी पड़ रही है 18% वो तुम दोगे, अब वो हम गवर्नमेंट को दे देंगे, इस तरह से। और डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट होता है कि जहाँ पर आप डायरेक्ट पे करते हो। इसमें आते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स? इनकम टैक्स, बिल्कुल सही सभी का, ये रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। ये रेवेन्यू वाला पार्ट है आपका। तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ठीक है, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस के पार्ट हैं। इनडायरेक्ट में बात करेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ये सब इसमें आएंगे, ठीक। अब और इसी में आप कॉरपोरेट टैक्स भी लिख सकते हो, जो बिजनेसेस को भरना पड़ता है, कॉरपोरेट टैक्स। अब है क्या कि इसमें से जो हमारे टैक्सेस हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है वो ध्यान रखना ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स का रेट भी बढ़ेगा, आपकी टैक्स स्लैब बढ़ने लगती है वो, ठीक है। इनडायरेक्ट जो होता है वो रिग्रेसिव बोल सकते हो या फिर प्रोपोर्शनल नेचर का होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका ज़्यादा अमाउंट का कोई चीज़ ले रहा हो तो ज़्यादा पड़ेगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। जैसे जीएसटी है, अब अगर आप कोई एक एसी खरीदो तो अगर आपकी आमदनी साल की मान लेते हैं 3 लाख है और किसी की 30 लाख है, तो क्या कोई अंतर पड़ेगा जीएसटी में? नहीं, सबको सेम भरना है जीएसटी, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव और ये प्रोपोर्शनल होता है। सेस और सरचार्ज के बारे में कुछ जरा सारा बताइए मुझे, सेस और सरचार्ज क्या चीज़ होती हैं? तो गिफ्ट टैक्स होते हैं, जैसे कि वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स या पेपर टैक्स होते हैं, क्योंकि इनसे कलेक्शन उतना ज़्यादा होता नहीं है, यानी दे डू नॉट जनरेट मच रेवेन्यू, दे डू नॉट जनरेट मच रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू अदर्स। सेस होता है आपका एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेवी किया जाता है। एक स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है कि भाई पोल्यूशन के लिए ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए सेस ले रहे हैं। सरचार्ज होता है टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जो लोग अमीर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको फिर टैक्स पे टैक्स देना पड़ता है, सरचार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक कर्व है, लैफर का कर्व, और लैफर्स कर्व जो है ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स की रेट बढ़ाएगी तो टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट तक ही बढ़ेगा फिर घटने लगेगा। तो ये बेल शेप्ड कर्व होता है। इस पे भी फैट मैन में एक आपको मीम मिलेगी, काफ़ी बढ़िया, मज़े आ जाएंगे आपको। बेल शेप्ड कर्व होता है ये, ठीक है। तो उसमें भी आपको एक मीम अटैच्ड मिलेगी निर्मला सीतारमन जी से रिलेटेड। मज़ा आ जाएगा, मज़ा ना आए ना तो पैसे वापस, ये समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेज यूजेज द पुंग एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? ओडिसी, मणिपुरी, कथकली या कथक? तो पुंग हमें पता है कि मणिपुरी को मणिपुरी रासलीला के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जागोई और चोलोम होता है। जागोई क्या होता है? जागोई और चोलोम, ठीक है। तो इसमें से ज़रा बताओ मैस्कुलिन एस्पेक्ट कौन दिखाता है? तो जो चोलोम होता है, इसमें पुंग करके एक इंस्ट्रूमेंट ये लोग लेते हैं हाथ में और उसको एक्रोबैटिक्स करके उसको बजाते हैं, ठीक है, डांस पे परफॉर्म करते हैं। तो ये चोलोम ही मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है, ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ से मणिपुरी टाइटल जो हंजाबा मिला था, किसको मिला था? गुरु बिपिन सिंह को, वो याद कर सकते हैं। राजकुमार सिंघा जी को याद कर सकते हैं। बिंबावती देवी को याद कर सकते हैं, ठीक है। बिंबावती देवी मैंने आपको बताया था, देवी किसी के भी सरनेम में होगा, आपको यही मानना है, ठीक है। दर्श और झावेरी सिस्टर्स हो गई आपकी, ये भी मणिपुरी से एसोसिएटेड है। ओडिसी से तो यार हमने वो शगुन भूटानी है ना, वो सब पढ़े थे, माधवी मुडगल और केलुचरण महापात्रा को सन 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था, और वो पखवाज करके एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे। और ओडिसी के लिए अब एक अवार्ड मिलने लगा है केलुचरण महापात्रा जी के नाम पे। कथकली हमारा ये मास्क डांस होता है जिसमें 5 तरह के वेशम होते हैं, केरला से है। और कथक जो है हमारा कथा स्टोरी से डिराइव्ड है, जिसमें कि आप ये यूपी का एक क्लासिकल डांस है जिसको हिंदुस्तानी म्यूज़िक में परफॉर्म किया जाता है। द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 एम्स टू, तो जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। कौशल कुमार, दिव्यांश, राजेश, मूवी फैंस, क्विक वॉच, तब सभी लोगों ने आज आई थिंक प्लान्ड तरीके से स्पैमिंग हो रही है, ठीक है। मतलब स्पैमिंग क्या हो तो सही है इशू आपका। एंड इसको लेके मैं ज़रूर कुछ करता हूँ, ठीक है। नहीं होगा तो मेल वगैरह भी एसएससी को डलवाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ उदय जी, सीपीओ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी सरप्राइज़ हो गया था अभी कि भाई यार सीपीओ को इतना टाइम हो गया अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ठीक है चलो।
तो यूएन का एसडीजी जो नंबर 6 है वो क्या है? तो यूएन जो है यूनाइटेड नेशन, उसके टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। पहले उसके चलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फिर उनको रिप्लेस किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। हाँ भाई, आप अब स्पैम मत करो, मैं आपकी बात मैं समझ गया हूँ, ठीक है, कि भाई आप लोग इशू रेस कराना चाहते हो, तो वो मैं करता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 2015 में एक्सेप्ट किए गए थे 2015 में, और 2030 तक का एजेंडा है कि इनको हमें अचीव करना है, ठीक है। चलो, तो इसको याद कैसे करना है कि किस एसडीजी में क्या है? तो इसको याद ऐसे करते हैं, फ्यूज़ ज्यूज़ एस दवाई खाकर, ठीक है, फ्यूज़ 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 ज्यूज़ एस दवाई खाकर रिस्क को कम करते हैं, ठीक है। दवाई दवाई DW वहाँ लिख लो, दवाई, और आई यहाँ लिख लो, ठीक है, आई, और रिस्क को कम करते हैं, रिस्क को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? 2 कपूर लेंगे, 2 लहसुन लेंगे, और 2 यहाँ पर प्याज ले लेंगे, ठीक। तो P से 0 पॉवर्टी, H से 0 हंगर, H से हेल्थ, E से एजुकेशन, W से वेमेन, वेमेन का मतलब जेंडर, ठीक है। या तो फ्यूज़ यूज़ में आप अगर, चलो ठीक है, तो वेमेन, सैनिटेशन, एस ACE अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, DW डिसेंट वर्क, आई इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, RI रिड्यूस इनइक्वालिटी, SC सस्टेनेबल सिटी, C कंजम्पशन, C क्लाइमेट, L लाइफ बिलो वाटर, L लाइफ ऑन लैंड, P पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और P से है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अब छठवां पूछ रहा है, छठवां क्या था? वाटर एंड सैनिटेशन था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? सही पकड़े हैं? अच्छा, चलो भाई, अगले वाले पे आओ। मैच द रेलवे जोन्स इन कॉलम ए विद देयर हेडक्वार्टर्स इन कॉलम बी। कॉलम ए रेलवे जोन्स, कॉलम बी हेडक्वार्टर्स मैच करिए। कर लिया? ये हमारे रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स, नॉर्थ वाले का दिल्ली में है, ईस्ट वाले का कोलकाता में है, साउथ वाले का चेन्नई, वेस्ट वाले का मुंबई, सेंट्रल वाले का भी मुंबई में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सेंट्रल वाले का मुंबई में। नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद, यानी नॉर्थ सेंट्रल और साउथ सेंट्रल में बाद बाद है, उसको प्रयागराज करके मत याद करो, उसको इलाहाबाद करके याद करो, ठीक है, दोनों में बाद बाद है। ईस्ट सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, तो इनमें यहाँ पे पुर है, ठीक है। आप आओ नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल जयपुर, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल गोरखपुर, ये गोरखपुर नहीं होगा, गोरखपुर होगा, ठीक है, गोरखपुर। साउथ ईस्ट हुबली, साउथ ईस्ट कोलकाता, साउथ वेस्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, साउथ वेस्ट हुबली। याद रहेगा इतना? याद रहेगा इतना कि नहीं याद रहेगा? ठीक है, बस इतनों से आपका काम चल जाएगा। तो सेंट्रल में आपका मुंबई आ जाएगा, ठीक है, मुंबई बी, नदर्न में दिल्ली, ईस्टर्न में हमने देखा था कोलकाता, ठीक है, और सदर्न में चेन्नई। तो BADC विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये याद करने रेलवे जोन और उसके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज डैश वॉज established in 1948 with 23 countries as a global trade organization to administer all multilateral trade agreements. आंसर याद रहेगा, ओके। चलो, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गट, ठीक है। गट क्या है ये? तो गट क्या है? ये स्टैब्लिश हुआ था 1948 में ही, 23 कंट्रीज़ आई थी, बाद में यही रिप्लेस हो गया था 1995 में, यही रिप्लेस हो गया था विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जो कि माराकेश एग्रीमेंट से इसको स्टैब्लिश किया गया था। किस एग्रीमेंट से? माराकेश एग्रीमेंट। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चाहे आप WHO का पूछ लो, चाहे आप WTO का पूछ लो, चाहे आप ILO का पूछ लो, चाहे WMO का पूछ लो, इन सब का कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। देन हमें पता है IMF और वर्ल्ड बैंक की क्या हालत है, ये दोनों ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है?
ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है। 1944 की जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड यूएसए में, ठीक है, ब्रेटन वुड्स जो कि वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, तो इसी वजह से इनका हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ये दोनों निकल के आए थे, क्लियर है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ये दोनों निकल के आए थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दोनों को ही ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस, 20th नंबर, एंड दैट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। MTS का क्वेश्चन है कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है किस साल लॉन्च हुआ था ये। तो ये लॉन्च हुआ था 2014, 15, 20 या 13। तो सही आंसर होगा 2013। इसको फूड टू सिक्योर और टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, इसको लॉन्च किया गया था। और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। जो आपको फैटमैन मिलेगा उसमें सब ये भी होंगी, ठीक है, क्या गवर्नमेंट की बढ़िया बढ़िया स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, ठीक है। तुमको मैं और चिढ़ाऊंगा रोज रोज, ठीक है। चलो भाई, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2013, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। व्हाट्सएप बिजनेस वाले नंबर पर देख लो, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, भेज देना फिर से, ठीक है। 2013 मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कितने लोगों के क्या कैसे क्या मार्क्स है वो बताइए, और जो टॉपिक अभी भी आपको लगता है कि ये मिसिंग हो रहे हैं अभी, तो वो भी आप कमेंट में लिखते जाइए जब रिकॉर्डेड में सेशन जाती है तब, ठीक है। क्लियर? जब ये जाएगी ना, स्वेच्छा जी, बस रिपीटिशन की नीड होती है। छोटे बच्चे हो गए। एग्जिट फाइनली मार्क्स पता नहीं। अच्छा, मार्क्स बताने लायक नहीं है रावण जी। अच्छा, तड़पा दिए सर फैटमैन नाम से। हाँ, बिल्कुल काम आएगा तामगोचना चाटे जी, लेकिन NTPC का एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ना। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। टू ऑल एन एलन रेडिएशन। अच्छा, जो भी भाई आपको लगता है तो वो आप लिखते जाओ, ठीक है। जिसको जो भी टॉपिक लगता है तो वो लिखता जाए। समझ आया कि नहीं? चलो, एक चीज़ नोट करी क्या किसी ने SSC एग्जाम 27। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। एंड जिसको नोट्स चाहिए वो कोर्सेज सेक्शन में जाके ले सकता है, जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम पर हमारे SSC पे जाके ले सकता है। मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टोटल 28 मॉक्स हैं जो कि आपको PTS के अंदर मिल जाएंगे 79 रुपीज़ में, ठीक है। एंड डाउट आउट होती तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने जो कल अपना नंबर दिया था व्हाट्सएप वाला, तो उसको आप जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी क्वेरी नंबर पे भेजना है आपको। अगर ऐप में कुछ ग्लिचेस वगैरह होते हैं वो मुझे मत भेजा करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।